गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 12th की फिजिक्स। और जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो टॉपिक कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में 2-3 चीज़ें बात कर लें कि क्या क्या हम लोग टॉपिक में क्या क्या यूनिट में पढ़ेंगे, बेसिकली है क्या चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक हमारी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है हमारी। वो ब्रांच आपकी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली उसकी 2 ब्रांच हैं। एक कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोडायनामिक। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोडायनामिक। एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसकी दूसरी ब्रांच कौन सी? इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रो का मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। स्टैटिक का मतलब क्या है? वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। डायनेमिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? डायनेमिक है, यानी किस पे है? वो मोशन में है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब अगर हम बात करें तो यानी हमें उन चीज़ों की बात करनी है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस पे है? स्टैटिक पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है आपका इलेक्ट्रॉन? स्टैटिक पोजीशन पे। और हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एट रेस्ट। यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? स्टैटिक पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन किस पे है आपका? रेस्ट पे है। तो हम बात करेंगे वहां पे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब्स लॉ का पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ये सारा काम लोग इसके अंदर करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे। अब स्टैटिक्स बता दिया। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगे। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या करने लगे? मोशन में आ जाए, मूव करने लगे। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन आपका किस में है? मोशन में है। यानी इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना है? मूव करना है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यानी मूव करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यानी क्या फ्लो होगी? उस केस में करंट फ्लो होगी। यानी हम जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगी? आपकी करंट फ्लो करना। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट के फ्लो की वजह से जो चीज़ें आ रही हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें और जो भी होंगी वो हम लोग आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग इस तरीके से आगे हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है? अभी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका पहला कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अगर इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो अप्रॉक्स 50 to 60% पूरा का पूरा सिलेबस यही कवर कर देता है। चाहे आप नीट में जाओ, चाहे जेई का एग्जाम दो, सीयूटी का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम के लिए ये दोनों यूनिट काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? चार्ज की। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं चार्ज की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? चार्ज की बात करते हैं हम लोग। किसकी? चार्ज की। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज है क्या चीज?
सबसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग चीज़ों को ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन उठता है कि चार्ज क्या है। कई बच्चों के दिमाग में है सर चार्ज है, अब चार्ज क्या बताएं आपको। ठीक बात है, एक्चुअली में क्या है, चार्ज कोई भी मैटर है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या बोले इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चलो लिख लेते हैं, यानी चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसकी क्या है, चार्ज आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज बता रहा है कि चार्ज बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मास क्या है, तो बोलेंगे सर मास ही है। मास के बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। चार्ज को अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर हम उसको होल्ड करना चाहें तो चार्ज क्या है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके होने या ना होने से एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होगा, आपका एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे और चीज़ें देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं चार्ज क्या है, चार्ज किसी मैटर की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चलो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात। दो तरीके के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। छोटी छोटी बात देखें, बिल्कुल सिंपल से जानते हैं चार्ज क्या है। एक सेकेंड, चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट जानते जाएं। चार्ज दो तरीके के हैं, चार्ज दो टाइप के हैं। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा है आपका, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल अच्छी बात। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन को दे दे तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है वो ले ले तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। अगर हम बोलें कि सब बच्चे जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है हम लोग पढ़ते हैं। क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव हैं दो चार्ज तो उनके बीच में किस तरीके का फोर्स आएगा, रिपल्सन फोर्स। नेगेटिव चार्ज हैं तो किस तरीके का फोर्स आएगा, रिपल्सन फोर्स। एक पॉजिटिव है और एक किस तरीके का है आपका, नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स आएगा आपका, अट्रैक्शन। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चार्ज 1.2 हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगला पॉइंट क्या है, चार्ज क्या है आपकी, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब चार्ज को आप सीधे ऐड कर सकते हो। चलिए खैर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो अभी हम लोगों ने बात करी है चार्ज के बारे में, बिल्कुल आसान सी बात थी, सब बच्चे जानते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो यही सब चीज़ें भी हम लोगों को डिस्कस करना है। चार्ज के बारे में जान गए कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके की प्रॉपर्टी जैसे मास प्रॉपर्टी आपकी है। डिफरेंस क्या हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, यहीं से सब कुछ शुरू होना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस तरीके की मास आपकी प्रॉपर्टी है, एक बात। दूसरा पॉइंट हम जान गए कि दो तरीके के चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो एक न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है, जिसपे ना तो कोई पॉजिटिव है ना तो कोई नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से रिलीज कर देगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब वो कोई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। जो चार्ज है वो क्या है आपके, किस तरीके की है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर, इसको हम टाइम आने पे भी हम और ज़्यादा डिस्कस आगे यहाँ से करेंगे। तीसरी बात, चार्ज की अगर हम यूनिट की बात करें, चार्ज की अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कौन सी आ जाएगी आपकी, कूलम्स। एक साइंटिस्ट थे
उनके नाम से है कूलाम्स यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। बिल्कुल फंडामेंटल है, क्योंकि इक्वल्स टू IT, अभी हम लोग बात करेंगे इसके डायमेंशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि चार्ज के बारे में। अब ये तो बेसिक चार्ज के बारे में सब बच्चे जानते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जैसे पूछा जाता है आपसे कि पहली बार चार्ज आया कहाँ से, किसने इसको इन्वेंट किया, कहाँ से जनरेट हो गया, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि बोला जाता है इस तरीके से 600 BC कोई यूनान में फिलोसफर है, उन्होंने दो चीज़ों को क्या नाम है रब किया, तो वहाँ से चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ। कोई बात नहीं, इस तरीके के थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। अब अपने को चार्ज के बारे में देखना है, चार्ज के बारे में और आगे जानना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोग को देखना है। तो चार्ज के बड़े बेसिक चीज़ें पता है, सबको पता है कि कूलाम यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड पे। एक बात अभी हम लोगों ने आपसे बोली कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास किस तरीके की है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज से सब चीजें स्टार्ट होती है, वैसे मास से स्टार्ट होती हैं। दोनों में एक बात समझो बात को आप, जो चार्ज है वो मास कंटेन करेगा, चार्ज के पास मास होगा, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज जरूर हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप पॉइंट सुनना। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम लोग इसके बारे में और भी आगे डिटेल में देखेंगे, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा। कोई बच्चा बताएगा क्या होना चाहिए मास? वो मास की वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास भी है और चार्ज भी है, लेकिन ये बिल्कुल इसका रिवर्स पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि किसी के पास मास हो तो उसके पास चार्ज भी हो। एग्जाम्पल के पास कोई अगर हम आपसे बात करें कि ये मेरे पास वुड है, ये मेरे पास मार्कर है, ये पेन है, इसके पे चार्ज होगा? मास तो है। ठीक है, आप कुछ भी सामान ले रहे हो, मार्केट से कोई भी चीज़ ले रहे हो, आप सब्जी ले रहे हो, सब्जी में मास तो है, लेकिन चार्ज है कि नहीं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। या बोले मास चार्ज है तो मास जरूर एग्जिस्ट करेगा, चार्ज है तो मास जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका उल्टा कंफर्म नहीं है कि मास है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। यानी क्या होगा? जब कोई चार्ज ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन कहीं से रिलीज हुआ, किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या कर रहा होगा कि चार्ज जब रिलीज किया तो उससे यानी क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इतना मास उससे कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसी ने किया तो इतना मास उसके में ऐड हो गया। यानी जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो यानी मास का भी ट्रांसफर होता है। भले बहुत कम है, 10⁻31 किलोग्राम, बहुत छोटी सी वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो 100% बात सही है कि मास भी ट्रांसफर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हैं? यानी हम बोल सकते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम मास, यानी चार्ज मास से आएगा, बट रिवर्स इज नॉट कन्फर्म या नॉट राइट। यानी चार्ज से मास आना लेकिन मास से चार्ज आना है, ये चीज नहीं सही है। अब हम बात करते हैं, हमने कहा चार्ज भी आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। जो मास है वो भी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। हम लोग बात करते हैं कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटीज क्या है, दोनों कंपेयर करते हैं। तो अब क्या करते हैं? हम एक तरफ लिख लेते हैं चार्ज और एक तरफ लिख लेते हैं मास। ये थोड़ा सा गंदा हो गया इसको,
चार्ज और मास। क्या हुआ, बात करें पहला पॉइंट, चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है। पहला हम लोग डिफरेंस बोलें, सिमिलरिटी बोलें, दोनों में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इसकी बात बोलें, तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। किसी में नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और चार्ज किस तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। बोलते हैं ना हम लोग कि कितना हो गया 3.2 10⁻18 कूलाम, प्लस ही बोलते हैं माइनस ही बोलते हैं, लेकिन मास में माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने कभी सुना क्या कि माइनस का 5 किलोग्राम आप चीज ले आओ जाके बाहर से, ठीक है, ये वेट है, ये जो वेट है वो हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव में। यानी ये बात कंफर्म है, मास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यानी अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो मास ऑलवेज पॉजिटिव, ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड में आता है, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे पॉइंटर अच्छे से इसको लिखें तो आप अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि जो मास होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मास क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक सेकेंड, चलो आगे बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं आपको। आप लोगों ने शायद ये फार्मूला पढ़ा हो, 11th में बिल्कुल पढ़ा होगा। अब चूंकि 11th में तो आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं या करी भी तो भूल गए। m इक्वल्स टू m0 √1 माइनस v²/c²। अब बात सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। जो मास है वो क्या है, वेलोसिटी का फंक्शन है। समझना बात को, मास क्या है आपका, वेलोसिटी का फंक्शन है। वेलोसिटी का फंक्शन मतलब अगर हम रेस्ट में हैं, सिंपल यहाँ खड़े हुए हैं, तो कोई भी मास में चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम मास क्या नाम है, किसी स्पीड से दौड़ने लगें तो हमारा जो मूविंग मास होगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना बात को, मास इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि कोई चीज रेस्ट पे है या उसमें कोई मोशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल रेस्ट पे हैं, तो हमारा मास अलग होगा, लेकिन हम किसी वेलोसिटी से दौड़ने लगे, मूव करने लगे, तो हमारा मास अलग होगा। ये फार्मूला बच्चों ने 11 में पढ़ा होगा। m0 क्या है, m0 क्या है आपका, रेस्ट मास। m0 क्या है आपका, रेस्ट मास। किनारे लिख दिया, आप बिलो नोट कर लेना। m क्या है, m वो मास है जिस मास से हम लोग किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ने लगे तो v वेलोसिटी हो गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, और उस 10 किलोमीटर पर आवर पे जो मास आया उसको हमने बोला m। c क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो होगा क्या, सुनना बात को, यहां पे क्या है, 1 माइनस v²/c², यानी ये 1 है और ये क्या है, c 3 × 10⁸, बहुत ज्यादा। v की वैल्यू क्या है, उसके रिस्पेक्ट में काफी कम, यहां से कुछ वैल्यू घटेगी, 1 से कम होगी, और रूट लिया तो 1 से कम ही वैल्यू आनी है। जब 1 से कम से हमने डिवाइड किया तो ये चीज क्या होगा आपका, m0 के कंपैरिजन में, जब मास आपका रेस्ट था उस कंपैरिजन में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम लोग की नॉर्मल लाइफ है, जनरल लाइफ है, उसमें ये चीज़ नहीं समझ में आती है। हमें कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा मास कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो ध्यान सुनना, ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको ये चीज दिखाई दे रही है, यहां से ये लाइन आ रही है बोर्ड में, क्लियर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी, अगर आप इससे दौड़ना भी शुरू करो, कितना आप तेज दौड़ लोगे, 10, 20, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वंदे भारत भी इतनी नहीं दौड़ पाती है, प्लेन भी इतना ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है। तो यानी ये जो वैल्यू है ये एक के कंपैरिजन में काफ़ी
लेस होती, काफ़ी लेस होती है। तो अब इसको नेगलेक्ट कर दें तो हम बोल देते हैं कि जो आपका मूविंग मास है वो अप्रॉक्सीमेटली, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि एम नॉट, रेस्ट मास के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम लोग जनरल फिजिक्स की बात करें तो इस तरीके से बात नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, ये बात बिल्कुल सामने आएगी कि जो मूविंग मास है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उसके रेस्ट मास से। रेस्ट मास मूविंग मास से हमेशा क्या होगा, कम होगा। जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ के बारे में और भी चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, तो यानी ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट यहीं से निकल के आया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, पहले इसके मास वाले में लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया, जो अभी बात करी, जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो मास है वो किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पे लिख दें, यहां पे दूसरा पॉइंट लिख दें, मास डिपेंड्स, ये थोड़ा सा स्पेस यहां से आप लिख लेना, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। बहुत अच्छी बात। जबकि चार्ज के बारे में हम बोल सकते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है। चार्ज जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। यानी आप समझना बात को, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास कम होगा, ज्यादा होगा, हो सकता है बिल्कुल बात। लेकिन चार्ज के साथ इसके साथ कोई फर्क नहीं है। वेलोसिटी बढ़े तो चार्ज बढ़े, घटे, ऐसा कुछ नहीं। अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है तो अगर वो रेस्ट पे मास है, चाहे किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा, उस चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, मास। अभी हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, इस स्पेस को हम ले लेते हैं। आपको बच्चों स्पेस से दिखाई दे रहा है इधर वाला। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये रेस्ट मास है। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ का यहाँ पे क्वांटम लेवल पे इस चीज़ पे बात करेंगे कि जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा तो जो मास है वो भी चेंज होगा। तब ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो वाला फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पॉइंट समझना मेरी बात को, कि जब ये इस चीज़ की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब जब करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोशन होगा, तब इस जगह क्या होगा, इसका एग्जिस्टेंस वहाँ पे आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, अभी भी समझना बात को। कोई बच्चा बता सकता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो जनरल किस स्पीड से मूव करता है? एक्चुअली हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है किससे, लाइट की वेलोसिटी से। अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग बात करें, या हम लोग जो टीचर डिस्कस करते हैं, या आपस हम लोग नॉर्मल बुक पढ़ते हैं, तो उनमें बोल दिया जाता है कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है किससे, लाइट की वेलोसिटी से। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जो मूव करता है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ा बढ़ गया तो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में क्या, अगर लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लगे तो ये फैक्टर क्या हो जाए, 1 हो जाए, और 1 - 1 किसके बराबर हो जाए, 0 के। पॉइंट समझना बात को। चार्ज जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10⁻6 या 10⁻7। ठीक बात है। तो जब इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। या हम लोग बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें जो चार्ज का फ्लो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, लाइट की वेलोसिटी से। जिस तरीके से लाइट तेजी से चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ज का भी स्पीड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, अगर मान लो वाकई में वो बात सही होती तो क्या हो जाता कि V/C यहाँ पे किसके बराबर हो जाता, 1 के, और 1 - 1 किसके, 0। यानी m बराबर क्या हो गया, m0/0। यानी क्या हो गया, मूविंग मास क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का, इनफाइनाइट। यानी उसको बोल सकते हैं ना कि अगर हमने क्या नाम है, चार्ज फ्लो कर रहा है किसी में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वायर का मास इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, यानी वायर तो फिर उठेगा नहीं। तो ये पूरी तरीके से बात ठीक नहीं है। हाँ, एक्चुअल पहले के कंपैरिजन में मास जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो पाएगा। चलो, दो बातें हम लोगों ने कर ली, ठीक है।
यानी हमने बात करी कि जो चार्ज है वो स्पीड या वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, जबकि मास क्या है, वेलोसिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। चलो अभी हम बात करेंगे, अभी इसका अगला टॉपिक है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होना चाहिए। क्वांटाइज का मतलब वो एक फिक्स अमाउंट में ही दिया जा सकता है। चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, क्वांटाइज, एक फिक्स अमाउंट। समझना बात को, एक मिनट बात समझना मेरी बात को। हमने कहा कि क्वांटाइजेशन अभी आपको हम आगे इसी में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 दे सकते हैं। क्या हम 3.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3.6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो इस चीज को बोला था क्वांटाइजेशन। यानी किसी भी चीज का जो ट्रांजैक्शन हो वो एक फिक्स अमाउंट, एक डिस्क्रीट अमाउंट में हो, ना कि कंटिन्यूअस अमाउंट में। एग्जांपल के लिए मास क्या है, 1 किलोग्राम भी है, 2 भी है, 3 भी, ठीक बात भी है, लेकिन 1.1 किलोग्राम का भी मिल जाएगा, 1.11 किलोग्राम का भी मिल जाएगा, 1.2 किलोग्राम का भी मिल जाएगा। यानी चार्ज क्या है, एक फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ऐसा, 3.5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि चार्ज हमेशा कैसा है, चार्ज आपका किस फॉर्म में है, क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड। और जबकि मास के साथ ऐसा नहीं है, नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन बोलो, नॉट क्वांटाइजेशन। चार्ज क्या है आपका, क्वांटाइज्ड है, और जबकि मास क्वांटाइज्ड नहीं है। चलो आप लोग नोट कर लो जल्दी से फटाक से। ठीक, चलो 3 बात हो गई, थोड़ा सा जगह, चलो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड है और जबकि मास क्वांटाइज्ड नहीं है। चौथा पॉइंट आया कि चार्ज क्या है, किस तरीके से है, जैसे हमने क्या बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव। सेम चार्ज रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। यानी चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा और रिपल्सन फोर्स भी होगा। चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा उनमें, कैसा होगा, और रिपल्सन फोर्स भी होगा। और ये फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसके आगे हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे और वो कूलाम्स लॉ बताएगा कि जो इनका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चौथा पॉइंट हम बात करें कि जो हमारा चार्ज है, जो फोर्थ पॉइंट बात करें, वो चार्ज है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी आ सकता है, एंड कौन सा फोर्स आ सकता है, रिपल्सन फोर्स भी आ सकता है। जबकि मास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा आपका, अट्रैक्शन। मास में कौन सा फोर्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, जबकि चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आएगा। यानी हम इसको बता देते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ में, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स निकालेंगे चार्ज में, वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, ठीक है। और जो मास है उसमें क्या फोर्स आया, M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और समय आने बात करेंगे, टाइम आने बात करेंगे। और ये किस तरीके से होगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स। यानी क्या होगा, जो मास है वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही करेगा और चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों करेगा। इस पर हम टाइम आने बात करेंगे, अभी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, चलो चलो एक पॉइंट और बात करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, शायद 4 पॉइंट्स हो गए, 5th पॉइंट की बात करें। जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज ऑलवेज कंजर्व है। चार्ज क्या है, ऑलवेज कंजर्व, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता, ना जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात भी करेंगे, जो चार्ज है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व है, सॉरी, चार्ज किस तरीके से है, चार्ज के बारे में बात करें
तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, स्ट्रिक्टली कंजर्व। स्ट्रिक्टली कंजर्व। जबकि मास के बारे में बात करें तो हालांकि मास भी कंजर्व है, लेकिन मास भी क्या है, एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो सकता है। मास को हम बोल सकते हो स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है, मास क्या नाम है, वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मास कन्वर्ट हो सकता है किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मास है, हम मास के बारे में बोल सकते हैं नॉट स्ट्रिक्टली कन्वर्ज। मास क्या है आपका, स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है, चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी, चार्ज की। कुछ हम लोग क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग चार्ज की, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो अगला हेडिंग लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है, कई पार्ट में है, 3 पार्ट है बेसिकली। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, जो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की है, तो उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि जो चार्ज है आपका, जो क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज फॉलो एडिटिविटी रूल। चार्ज क्या करता है, एडिटिविटी रूल फॉलो करता है। मतलब क्या, चार्ज अभी हमने बात किया स्केलर क्वांटिटी है, अभी पीछे हम लोगों ने बात करी चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमने बहुत अच्छी बात। तो चार्ज क्या करेगा, एडिटिविटी रूल फॉलो करेगा। एडिटिविटी रूल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 5 कूलाम चार्ज है, 6 कूलाम चार्ज है, सॉरी अपनी बात को थोड़ा सा ठीक करते हैं, आपके पास +5 कूलाम चार्ज है, +6 कूलाम चार्ज है, और एक -2 कूलाम चार्ज है, और हमने उसको एक सिस्टम में डाल दिया। +5 कूलाम, +6 कूलाम, -2 कूलाम चार्ज है। आपके पास क्या है, चार्ज है एक, मान लिया चार्ज है Q1, हमने मान लिया कितना है, प्लस का 5 कूलाम, Q2 क्या है, प्लस का 6 कूलाम, और Q3 क्या है, अभी बोला मैंने, माइनस का 2 कूलाम चार्ज है। तो अगर हमने इसको किसी सिस्टम में डाल दिया और आपसे पूछें कि बताओ इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना होगा, आपसे पूछें कि अब आपको बताना है कि इस सिस्टम पे आपका नेट चार्ज कितना होगा, तो क्या है, सिंपल चार्ज को जोड़ देना है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, चार्ज नेट कितना आ गया आपका, बोलो बच्चों, चार्ज नेट हो गया आपका Q1 + Q2 + Q3। ये कितना हो गया, +5 + 6 एंड -2, 5 + 6 एंड -2 कितना हो गया, 6 4, और ये कितना हो गया, प्लस का 9 कूलाम। कुछ गलती तो नहीं की, 4, ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी क्या है, चार्ज किसी की पता हो प्लस माइनस कितना है, सबको ऐड करके, सिंपल ऐड करके हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की है, जो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की है, बेसिक प्रॉपर्टी जो पहली चार्ज की है, वो फॉलो कर रही है लॉ ऑफ एडिटिविटी। सीधे सीधे जोड़ दो, उठाओ चार्ज जोड़ दो, सारा प्लस माइनस सारा पता चल जाएगा। हो सकता है कि रिजल्टेंट माइनस में आ जाए, रिजल्ट माइनस में आ जाए, तो इतना माइनस कूलाम चार्ज। माइनस कूलाम चार्ज का मतलब क्या है, उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए हैं, उसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन उतने ही ले लिए हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें से हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि एडिटिविटी रूल को फॉलो करेगा और सीधा सीधा हम उस चार्ज को ऐड कर सकते हैं। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। अगले में पॉइंट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट बात करते हैं चार्ज के लिए। हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं यहां पे, चार्ज कौन सा रूल फॉलो करता है, कंजर्वेशन।
फटाफट बता दो। कंजर्वेशन ऑफ, दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फटाफट बता दो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फटाफट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम खाली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिख लो फटाफट, क्या है? चार्ज कैन नाइदर created nor destroyed, it can transfer one form to another form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो उसको जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सबको पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है? ना तो हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। और थोड़ा सा और उसको डिटेल में बात करें, थोड़ा सा और अच्छा लेवल की बात करें तो हम बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसी में बोल सकते हैं, चार्ज विल बी conserved for a isolated system। हम बताते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या? अकेला है बिल्कुल, ठीक है ना। आइसोलेटेड का मतलब उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, कोई फील्ड कुछ नहीं है। मान लिया, अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, हमने क्या किया, एक सिस्टम ले लिया, ठीक है। उस पर क्या है, इस पर सवाल आया आपके बोर्ड में, आपके पास 3 मैटर हैं, 3 यहाँ पे हमने बॉल रख दी। सपोज एक के पास 3 कूलाम है, एक के पास +4 कूलाम है और एक के पास -1 कूलाम है। ये माइनस शायद नहीं दिख रहा आपको, इसको हम ठीक करते हैं भैया। एक के पास -1 कूलाम है, 3 बॉल हैं, ठीक है। जिन 3 बॉल पे एक पे चार्ज है +3 कूलाम, +4 कूलाम और एक के पास -1 कूलाम है। हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को हिला दिया, पूरे सिस्टम को इस तरीके से हिला दिया कि आपस में सब मिक्सअप हो जाए। तो अब क्या हुआ, ये सिस्टम इस तरीके से आ गया, एक पे कहा उसने कि प्लस का 5 कूलाम आ गया और एक पे कहा प्लस का 1 कूलाम आ गया। अब उससे पूछा तीसरी बॉल पे चार्ज बताओ। हमने क्या कहा, एक सिस्टम था, उस सिस्टम में क्या है, एक पे प्लस का 3 कूलाम चार्ज है, एक पे प्लस का 4 कूलाम और एक -1 कूलाम है। और फिर हमने सिस्टम को हिला दिया, सिस्टम को हिला दिया तो बॉल आपस में क्या हुआ, फिर टकराई और ये आ गया। अब हमने क्या किया कि चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ, एक में +5 आ गया, इसमें एक में 1 कूलाम आ गया, तीसरे में बताओ कितना आना चाहिए। तो यानी हमने क्या बोला, आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल अलग है सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। अब इसमें चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। क्या करो, इन सबके चार्ज को ऐड कर दो, तो 3 + 4 7 और -1 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का 6 कूलाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, +5 कूलाम और +1 कूलाम, तो 6 कूलाम यही हो गया। यार अगर हम Q3 डैश निकालें तो इस पे जो चार्ज आना है वो कितना हो गया, 0 कूलाम। उस पे चार्ज कितना हो गया, 0 कूलाम। यानी ये बताने का मतलब है कि चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम है और उसका क्या नाम है, चार्ज हमेशा क्या करेगा, कंजर्व रहेगा,
जितना पहले भी है हमने क्या किया, सब ट्रांसफर कर दिया, एक दूसरे से बॉल कोलाइड करी, भिड़ी आपस में, और फिर चार्ज क्या हुआ, एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ। तो हमने कहा ट्रांसफर होके इसमें इतना आ गया, तो इसमें कितना आएगा, तो चार्ज कंजर्व है, तो पहले भी +6 था तो बाद में +6 आना चाहिए। तो इस वाली बॉल पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना हो गया आपका, 0 कूलम। बात आ गई समझ में? एक बात सुनना, एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट को आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि, ठीक है बात, कि ये जो चार्ज है वो जो चार्ज कंजर्वेशन है वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू है। एक्सपेरिमेंटली ट्रू है मतलब क्या, कई एक्सपेरिमेंट करके देखे गए तो देखा कि हाँ यार चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इस पॉइंट को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं एडिशनल के टर्म पे, कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू कैन नॉट हैव मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्या है, कोई भी उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। आप कह दो भाई कैसे है, आप ड्राइव करके दिखाओ, कहाँ से दिखाते ड्राइव करके, जब उसका डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है। ये जो चीज़ है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करी गई, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग उसको मैथमेटिकल ड्राइव नहीं कर सकते हैं। चलो अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिक प्रॉपर्टी देखी। बेसिक प्रॉपर्टी देखी किसकी, क्या नाम है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहला पॉइंट क्या था कि एडिटिविटी रूल को फॉलो करता है, सीधे सीधे जोड़ दो, हमने जोड़ के दिखाया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखी, चार्ज कंजर्व है। आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज आना चाहिए वो हमेशा कंजर्व आएगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, करके देख लिया। जो तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब पॉइंट आया, अब बात आई, अब क्वेश्चन उठा कि क्वांटाइजेशन क्या चीज है। अब पॉइंट आया कि क्वांटाइजेशन क्या है। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। क्वांटाइजेशन क्या, क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है नॉट बी कंटिन्यूअस, या छोड़ो, इसी अगर मजबूत शब्द अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। अभी तो आप लोग बोर्ड लेवल पे हो। क्वांटाइजेशन का आप ये मतलब समझ सकते हो कि वो चीज़ जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, ऐसी वो चीज़ जो क्या हो, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल, उसका फ्रैक्शन में अवेलेबिलिटी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है मेरे पास, ये क्या होगा, पेन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4, 5, 6 कुछ होगा। 1.5 पेन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये स्पेक्टिकल है, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब ये ना कहना सर आधा आप काट लो तो 1.5 भी हो जाएगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई चीज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। यानी हम क्वांटाइज, जो तीसरी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, या बोल सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस और अवेलेबल इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना। बीच का कोई हिस्सा नहीं। जैसे एग्जांपल, पेन का एग्जांपल दिया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। फैन लगा हुआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये बोर्ड लगा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप इमेजिनेशन करो कि क्या 1.5 बोर्ड हो सकता है, ठीक है।
तो यानी ये क्या है, फिक्स अमाउंट है। अगर हम बोर्ड का ऑर्डर देंगे तो हम क्या करेंगे, जब क्वांटिटी सेलेक्ट करते ना फ्लिपकार्ट से तो क्या करते, 1 2 3 4 करते ना, ऐसा थोड़ी कर देते हैं कि 1.5 बोर्ड हमें क्या नाम है अवेलेबल कराया जाए, हमें 1.4 का ऑर्डर कर दें, ठीक है ना। जबकि क्या नाम है चार्ज क्या है, अभी हमने बताया कि क्वांटाइज्ड है, या तो 1 कूलाम चार्ज होगा, 2 कूलाम होगा, 3 कूलाम होगा, 4 कूलाम होगा, 5 कूलाम होगा। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि फिक्स अमाउंट में चार्ज अवेलेबिलिटी हो, यानी चार्ज क्या है किस फॉर्म में हो सकता है, ±1 कूलाम, ±2 कूलाम, ±3 कूलाम, सो ऑन। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, चार्ज आ कैसे रहा है, अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी इलेक्ट्रॉन किसी से निकल रहे हैं तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उस पर चार्ज आ जाएगा क्या, नेगेटिव। अब समझो बात को, अब कोई मटेरियल है या मटेरियल है, वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, एक्सेप्ट भी 1 2 3 कर सकता है, हाफ 1.6 1.7 इस तरीके से तो नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। तो यानी क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगा। हालांकि ये बात ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि चार्ज वो फ्रैक्शन में आ गया, शायद कुछ बच्चों को मालूम हो या नहीं मालूम है, बड़ी जनरल सी बात है, हालांकि आपको पढ़ना नहीं बोर्ड के लिए। अब जो क्या है, क्वार्क जो है वो क्या है, उसका चार्ज क्या है, ±2/3 ई भी है, या ±1/3 ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्वार्क है, उसका क्या नाम है, चार्ज 2/3 ± अब +-1/3। अब कार्क डाउन कार्क, अब कार्क का हो गया 2.3, उसके एंटी का हो गया -2.3। ठीक है, ये अपने को जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कर लिया। तो यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में ही अवेलेबल हो, डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल हो, एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नहीं हो सकता 4.5 चार्ज हो, 5.6 हो, इस तरीके से चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पे बेटा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से भी हम लोग आगे बात भी करेंगे। क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा, एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या किसी बॉडी को, क्या हम कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये बोला गया, कैन ए बॉडी कैन, सॉरी, कैन ए बॉडी चार्ज विथ किससे 10⁻⁻19 कूलाम, प्लस ले लेते हैं, चार्ज में प्लस माइनस बताना होगा। हमने क्या बोला, चार्ज आपका क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि चार्ज फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। टोटल जो चार्ज होगा आपका Q, वो किसके बराबर होगा, N × E। E प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये Q क्या हो गया आपका, किसी बॉडी का टोटल चार्ज। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी सब बच्चे वैल्यू जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखो गंदा सा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के। यानी किसी पर टोटल चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के इंटीग्रल मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 2 करेगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी जो n है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर। एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 का कुछ भी हो सकता है। यानी कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीप्लाइड होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, E के। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो
पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट करते हैं। कैन ए बॉडी चार्ज विथ 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या किसी पे इतना चार्ज हो सकता है। तो हमने कहा अच्छा देखें, तो हमने कहा ये फार्मूला याद है अपने को, Q बराबर N इंटू ई। टोटल चार्ज कितना होना, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बहुत अच्छी बात। अब क्या हुआ, N ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और 10 क्या है, एक इंटीजर, 10 क्या है, इंटीजर आ गया। ऐसा नहीं हुआ 9.9 आ गया, 10.2 आ गया, 10 आया, परफेक्ट वैल्यू आई। तो यानी ये बात सही है, अगर n इंटीजर आ जाए तो इसका बिल्कुल जवाब सही है कि हाँ बिल्कुल चार्ज किया जा सकता है, किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब उस बॉडी पे इतना चार्ज आएगा कैसे, हमने यहाँ पे बोला प्लस का 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी वो क्या करे, इतने इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, रिलीज कर दे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो दे दे। इलेक्ट्रॉन जब इतने वो रिलीज कर देगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो इस पे चार्ज आ गया कितना, इतना। ठीक बात। चलो अगला क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन दूसरा क्या है, कैन ए बॉडी चार्ज विथ 4.2 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। क्या किसी बॉडी को इतने चार्ज से चार्ज किया जा सकता है। तो देखते हैं, तो अपने को क्या करना है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q क्या है, 4.2 10 टू द पावर माइनस 18 N, और E हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जब डिवाइड करेंगे तो 16 का अगर टेबल देखें तो 48 हो सकता था, 4.2 नहीं आएगा, यानी हम बोल सकते हैं जो n आया वो नॉट इंटीजर। n किस तरीके का है, नॉट इंटीजर, यानी n इंटीजर नहीं है। तो साफ साफ बात सुन लो, इसको हम लोग चार्ज इतने से नहीं कर सकते हैं, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि एडिटिविटी रूल फॉलो करे, दूसरी चार्ज की प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी हमारी, वो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या आई कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है, वो हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया। चलो तो अपना इसका लास्ट टॉपिक है इस चार्ज में, तो पहला बात करते हैं लास्ट में, क्या है, वे टू चार्ज। किसी बॉडी को हमें किस तरीके से चार्ज करना है, किसी पे हमें किस तरीके से चार्ज लाना है। कोई न्यूट्रल बॉडी है तो हमें उसमें किस तरीके से चार्ज ला सकते हैं। तो पहला तरीका है, पहला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, अब बेसिक्स है तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। पहला पार्ट है बाई कंडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ला दें तो उस पर भी वो चार्ज आ जाएगा। आप सुनना मेरी बात को, किस तरीके से, एक ये बॉडी थी, इसके पास कुछ इस तरीके से कुछ चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। और निगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, किसी बॉडी के पास निगेटिव चार्ज क्या कब होगा कि जब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में आ गए हों, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, यानी हमने कहा ये हमारी कौन सी बॉडी आ गई, ये बॉडी आ गई हमारी चार्ज, ये चार्ज बॉडी थी। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर हम इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी ला दें, हम क्या करें, इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी ला दें। न्यूट्रल बॉडी लाए तो क्या हुआ
जैसे इसके कांटेक्ट में आई, एक टर्म होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कंसंट्रेशन हाई है और कहीं पे लो है, तो नेचुरली हाई वाली चीज लो की ओर जाने लगती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बाहर खूब गर्मी होती है और कमरे में एसी चल रहा है, अगर आप डोर खोलो तो अपने आप बाहर की कमरे की ठंडी हवा आपको बाहर महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर ठंडी हवा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर क्या है, आपकी गर्म हवा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ठंडी हवा बाहर रूम के अंदर से बाहर आने लगती है। तो एक नेचुरल फिनोमिना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लगेगा और तब तक करेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मान लिया सपोज इस पे क्या नाम है, हमने क्या किया, दो बॉडी है, मान लिया पहले के पास Q कूलाम चार्ज था, हमने क्या कहा Q कूलाम चार्ज है, तो दोनों को जब हमने क्या नाम है कांटेक्ट मिलाया तो क्या इसके पास Q/2 और इसके पास Q/2 चार्ज हो जाएगा। दो बॉडी है, अगर क्या नाम है दोनों को हमने, एक मान लिया के पास Q चार्ज था तो हमने दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाया, डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाने पे क्या दोनों के पास Q/2 चार्ज हो जाएगा। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, कब, इफ क्या हो, जो दोनों मटेरियल हैं वो सेम हो, जो साइज है या शेप है वो सेम हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में 50-50% चार्ज बढ़ जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मटेरियल, शेप, साइज सब सेम हो। अगर चेंज हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग वाया कंडक्शन या चार्जिंग वाया डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम लोगों ने बात कर ली कि पहला पॉइंट कर लिया कि किस तरीके से कंडक्शन या डायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ें, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बात करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, किस तरीके से चार्ज करना है। इंडक्शन का मतलब क्या है, उसको हमने छुआ ही नहीं, दूर से हो गया। जैसे इंडक्शन होता ना घर में चाय बनाने वाला जो इलेक्ट्रिक का, उसमें वो चाय का बर्तन नहीं गर्म होता, चाय खोल जाती है, या बोले कंपैरेटिवली कम गर्म होता है, वो क्या है इंडक्शन प्रोसेस। हमने क्या है उसको कांटेक्ट में लाए ही नहीं और फिर भी उसको क्या कर दिया, हमने चार्ज कर दिया। तो चलो इंडक्शन से कैसे करते हैं। हमने कहा ये एक न्यूट्रल बॉडी थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी। अब अपने को क्या करना है, इसको चार्ज करना है। चलो देखें, अपने को इसको चार्ज करना है, ठीक है, चार्ज करना है। सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज लाना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो हमने क्या किया, इसके नेबर में, पड़ोस में एक निगेटिव चार्ज लिया है, इसके पड़ोस में हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज लिया है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों अवेलेबल होंगे और दोनों बराबर की क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। तो होगा क्या, जब नेगेटिव चार्ज इसके पास आया तो क्या करता है, निगेटिव निगेटिव बीच होता है क्या, रिपल्सन। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर पहुँच गए, इधर, यानी निगेटिव चार्ज इधर, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव हुए हैं तो यहाँ पे किस तरीके का चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस बॉडी को अपने को चार्ज करना था पॉजिटिव चार्ज से, तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी इसके बगल में रख दी। हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी इसके बगल में रख दी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिपल किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। बहुत अच्छी बात। अभी ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव आ गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। एक ही के अंदर प्लस और माइनस दोनों ही अवेलेबल रहे, ठीक है, ये पोलराइजेशन। अब ये चार्ज नहीं हुआ है, अब क्या करें, अब क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चार्ज करने के लिए ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चार्ज करने के लिए एक प्रोसेस क्या कर सकते हैं कि इसके बगल में एक प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इसके बगल में, इसके कांटेक्ट में एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी लाए बाई कंडक्शन। तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या करेंगे, इसमें मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूट्रल बॉडी में मूव कर जाएंगे।
कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, बहुत अच्छी बात, ये प्लस क्यों नहीं मूव करेंगे? प्लस इस वजह से मूव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस इसकी निगेटिव जो यहाँ पे बॉडी रखी है वो इसको क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। तो प्लस इससे मूव नहीं करेंगे। और अब अपने पास चार्ज क्या आ गया? आपके पास इस बॉडी पे चार्ज किस तरीके का आ गया? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हो गई। दूसरा काम क्या कर सकते थे हम कि क्या करते, हम ये नहीं करना चाहते, पॉजिटिव चार्ज है और हम क्या करते, इस हिस्से को क्या कर देते? ग्राउंड कर देते। ग्राउंड कर देते तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाते? एक क्लोज पाथ में नीचे चले जाते और अपने पास क्या बच जाता? खाली चार्ज, पॉजिटिव। अभी हम लोगों ने दो पढ़े चार्जिंग के तरीके, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। जो तीसरा है वो कौन सा है पार्ट? फ्रिक्शन। तीसरा चार्जिंग का जो तरीका है, जो तीसरा वे है, थर्ड वे ऑफ चार्जिंग, थर्ड वे ऑफ चार्जिंग वो कौन सा है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, दो न्यूट्रल बॉडी हैं, दो न्यूट्रल बॉडी हैं, एक ये न्यूट्रल बॉडी है और एक ये न्यूट्रल बॉडी है। हमने उन दोनों को क्या किया? दोनों न्यूट्रल बॉडी को क्या किया? आपस में रगड़ा, आपस में रब किया, खूब कस कर रब किया, खूब कस कर रब किया। तो जब रब किया तो क्या हुआ? जब रब किया तो रब करने से क्या हुआ? थर्मल एनर्जी जनरेट हुई। समझ रहे हो ना? जब आप किसी चीज़ को घिसते हैं तो हाथ गर्म हो जाते नहीं, आपके हो जाते हैं। जब आपने हाथ को रब किया तो हाथ देखो गर्म हो जाता, यानी उनमें थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी बोल सकते हैं। वही हीट एनर्जी क्या करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी का काम करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है या जो प्लस और माइनस चार्ज हैं, कुछ किसी से क्या होंगे? वो एक को ये वाला हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पे चार्ज किस तरीके से आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे चार्ज किस तरीके से आ जाएगा? पॉजिटिव। और दूसरे वाले पे चार्ज किस तरीके का आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, फिर से समझना मेरी बात को। हमने क्या किया? दो न्यूट्रल बॉडी थी, हमें चार्ज करना है, तो हमने उन दोनों को कस के रब किया। रब किया तो देखा होगा रब करने पे हीट एनर्जी आती है, यानी थर्मल एनर्जी आई। और वो थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में हुई? किस फॉर्म में थर्मल एनर्जी वो हो गई आपकी? क्या नाम है? आयनाइजेशन, यानी आयनाइज कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ने दे दिए को और एक ने एक्सेप्ट कर लिया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके पास चार्ज पॉजिटिव आ गया और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसके पास चार्ज किस तरीके से आ गया? नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब पॉजिटिव किसके पास आएगा, नेगेटिव किसके पास आएगा? ये डिपेंड करेगा कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा कितना इलेक्ट्रो नेगेटिव है। बात की बात है, केमिस्ट्री में आप लोग जानेंगे। ठीक है, अब सुनना बात को। जब हम रब करते हैं या बाई फ्रिक्शन करते हैं तो रबिंग में क्या होता है? चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? ट्रांसफर। इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। तो जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो यानी चार्ज के साथ क्या हो रहा है? मास भी ट्रांसफर हो रहा है। भले मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम हो, काफ़ी कम हो, लेकिन वो क्या कर रहा है? मास को भी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? चार्ज के साथ 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 कौन सी बात चीज़ ट्रांसफर हो रही है? आपका क्या हो रहा है? मास भी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। मास भी क्या हो रहा है? चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज के साथ क्या हो रहा है? मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ये जो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बता सकते हैं। आप बचपन में क्या करते थे? वो स्केल लेते थे, उसको सर पे रगड़ते थे, बालों पे रगड़ते थे, और उसके बाद क्या करते थे कि कागज़ को उठा के देखते थे। तो होता क्या था? जब आप उसको स्केल को बालों पे रगड़ते थे तो वो क्या होता था? चार्ज हो जाता था, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज हो। तो जो आपका पेपर का जो अपोजिट चार्ज है वो उससे अट्रैक्ट करता था और पेपर उसके साथ चला आता था। या आपने देखा होगा बर्थडे में हम लोग वो जो बैलून होते हैं उसको सर से रब करके दीवार में लगा देते हैं। उसका कारण ही क्या है? जब हमने उसको रब किया तो बाई फ्रिक्शन उसमें चार्ज आया और चार्ज जो वॉल के अपोजिट चार्ज है उसके साथ अट्रैक्ट करके वहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये 3 वे थे आपके चार्जिंग के। तो आज का जो लेक्चर अभी हम लोगों ने किया है वो अभी तक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। फिर अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे किसकी? कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। 10 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग मिलते हैं।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं दोबारा अपनी क्लास को। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, कंजर्वेशन पढ़ा है, और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चंस करें, ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन भी नहीं हैं, आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की अच्छी एक सीरीज मिलेगी आपको। इस क्वेश्चन के जरिए हम एक मैसेज भी आपको देना चाह रहे हैं कि जो आपका 1 कूलाम चार्ज है, जिसको हम बड़ी सिंपल बोल देते 1 कूलाम 2 कूलाम, वो चार्ज होना भी इतना आसान काम नहीं है। चलो देखो देखते हैं 1 कूलाम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन है, अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट। मतलब कोई बॉडी है, उसको हम 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो कह रहा है 1 कूलाम चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए। अच्छा देखें, चलो हमने कहा 1 सेकेंड में हम कितना दे रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर चार्ज कितना होगा। तो देखो चार्ज इन 1 सेकेंड कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 10 की पावर 9, n हो गया 10 की पावर 9, n इंटू ही टोटल चार्ज, और ये हो गया आपका कितना, 1 पे हो गया 1.6 इंटू 10 to the पावर क्या हो गया, -19। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 to the पावर -10। यानी 1 सेकेंड में जो चार्ज दिया जा रहा है वो चार्ज आ रहा है आपका कितना, 1.6 इंटू 10 to the पावर -10 कूलाम। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 सेकेंड में इतना चार्ज दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया बात। तो हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड में, या इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 1.6 10 to the पावर -10 कूलाम चार्ज होने के लिए टाइम कितना चाहिए आपका, 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1/1.6 इंटू 10 to the पावर -10। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 to the पावर 9 सेकेंड। ये कितने टाइम में 1 कूलाम चार्ज हुआ, 6.25 इंटू 10 to the पावर कितने टाइम में चार्ज हुआ, इतने 9 सेकेंड, इतने सेकेंड में। अब इस सेकेंड से थोड़ा सा बात उतना जचा नहीं किया रे, कितना समय आया। चलो अच्छा देखो, इसको हम लोग चेंज करते हैं आवर में। देखो अभी अपना टाइम कितना निकल के आया था, 1 कूलाम चार्ज होने में जो टाइम निकल के आया, वो टाइम निकल के आया आपका कितना, 6.25 10 to the पावर 9, ये सेकेंड में आया। ठीक है, अब क्या करें, ये सेकेंड में था, अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो देखो किस तरीके से करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में, 1 मिनट में हुए 60 सेकेंड, 60 इंटू 60, पूरे दिन में आवर हुए 24, और 1 साल में आवर हुए कितने, 1 साल में डेज कितने हुए आपके, 365। यानी अगर इसको ईयर में चेंज करें तो मिनट, फिर सेकेंड, मिनट, फिर क्या हो गया आपका टोटल डे के आवर, और फिर 365 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना वैल्यू निकल के आता है, 198 ईयर। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितना निकल के आता है, 198 ईयर। यानी 1 कूलाम को चार्ज करने में कितना टाइम लग गया, 198 ईयर। 2-3 बार जन्म हो जाएगा हम लोगों का, तो है ना। अब क्या हुआ, देखने में सुनने में कितनी आसान सी बात लगती 1 कूलाम चार्ज, लेकिन एक्चुअली में जब चार्ज कर रहे हो हम 10 to the पावर 9 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और उसके बाद भी 1 कूलाम चार्ज होने में कितना टाइम लग गया, लगभग 200 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे आपको चार्ज बताना, बड़ा सिंपल सा है। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है,
एक प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्लस माइनस का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो गया 2, 2 प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 यानी 3.2 10 टू द पावर, यानी बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल के पास प्रोटॉन कितने हो गए आपके 2, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान सा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपके पास बोला गया 91 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 91 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। इस बार हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज ना दे के उसका वेट दे दिया। आपके पास क्या बोला उन्होंने कहा, आपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट टोटल चार्ज इफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 91 kg। चलो अच्छा देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो हम पहले निकालें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 31 किलोग्राम। तो देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्या हुआ, टोटल मास है 91 किलोग्राम और एक मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, इससे डिवाइड कर दिया तो ये हो आपका कितना आ गया, ये 10 टू 31 हो गया और ये हो गया 10, ये सॉल्व करके आ गया इतने इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर 91 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, सब एक कोई सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ही है और उसका वेट 91 किलोग्राम है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 टू द पावर 32। तो बस कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल चार्ज n इंटू ई, n कितना हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल 10 टू द पावर 32 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जरा सॉल्व करें, 1.6 और माइनस 19 ये कितना हो गया आपका 32 और 19 कितना हो गया 10 टू द पावर 13। एम आई राइट, यस 12, ठीक ओके, इतना कूलम, यानी अगर इतना मास है तो इतना कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ आज हम लोगों ने बेसिक्स किए, कुछ छोटे से छोटे क्वेश्चंस करे। आपको जो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सिंपल इलेक्ट्रॉन या क्वांटाइजेशन पे बेस्ड आएंगे, कंजर्वेशन पे बेस्ड आएंगे। अगला लेक्चर हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हम लोग सेकंड लेक्चर की बात करेंगे वो आएगा आपका किस पे, कूलम्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब बोर्ड में एग्जाम भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी, नीट और जेई में आते हैं, सीयूटी में आते हैं। तो अगला लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे कल, ठीक है, और तब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। ओके, थैंक यू।